सो आज का हमारा टॉपिक है जी मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, सो दिस इज़ बाइजर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम देखेंगे। अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में तो हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देखा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन था। सो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े, बट वी डिडंट नो कि हाउ अबाउट लाइक एटम्स विद हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनमें क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन सारे जो है वो ग्राउंड स्टेट में लाई कर रहे होंगे। सो उसके लिए हम ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। सो इन अ नॉर्मल हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन is it quantum in its quantum state of lower energy. What about more complex atoms? Are all 92 electrons of uranium atom in the same quantum state? ठीक है, so question is this. So अगर आपके पास ऐसे एटम्स हैं जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लाए कर रहे हैं? ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो सारे जो है वो फर्स्ट शेल में लाए कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में? द आंसर इज़ कि नो। ठीक है, द आंसर इज़ दिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि देयर इज़ अ exclusion principle that they follow and they don't lie in the same quantum state. In fact what happen is कि हर एक इलेक्ट्रॉन के जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं हमने डिफाइन किए थे पहले, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑल दोज क्वांटम नंबर्स में से मतलब लाइक ऑल दोज क्वांटम नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो ऐसा होगा कि आपके पास अगर n इज इक्वल टू 2 दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, बट देन सब शेल एंड फर्दर डाउन एम एल और एम एस में से जो वैल्यूज़ होंगी वो ऐसे होंगी कि एक यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर बनेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। Many lines of evidence make this idea unlikely that all the electrons are in ground state. ठीक है, so क्या कौन सी हैं वो जो चीज़ें इसको बनाती हैं unlikely? As an example is the great difference in chemical behavior shown by certain elements whose atomic structure differ by only one electron. ठीक है, सो यानी एक फॉर एग्जांपल दस द एलिमेंट दैट हैव एटॉमिक नंबर 9 10 11, सो एक के डिफरेंस के साथ आर रिस्पेक्टिवली द केमिकली एक्टिव हैलोजन गैस फ्लोरीन and inert gases neon and the alkali metal sodium. Since the electron structure of an atom controls how it interacts with the other atom. ठीक है, एक जो है वो 9 10 11 में अब देखो कि डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो they are respectively the chemically active halogen gas for this fluorine, the inert gas neon and the alkali metal sodium. ठीक है, फॉर एग्जांपल 11 के लिए सोडियम आपके पास आ जाता है, सो ये एक मेटल बन जाता है। सो यानी ये कि एक इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के साथ आपका जो एटॉमिक पूरा एटम का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। इट मेक्स नो सेंस दैट chemical properties of elements should change so sharply with small change in atomic number, that is by adding one more electron. If all the electrons are in an atom were in the same quantum state, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन के एटम की प्रॉपर्टीज़ में इतना चेंज आ जाता जब हम एक ही इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एंटर करते हैं। ठीक है, सो दिस डजंट मेक सेंस कि ऐसा हो अगर सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही होते। In 1925, the scientist Pauli, discovered that fundamental principle that governs the electronic configuration of an atom having more than one electron. ठीक है, so more than one electron के लिए उसने एक configuration जो है वो बनाई, and this it was called as exclusion principle of Pauli exclusion principle इसको हम कहते हैं। No two electrons in an atom can exist in same quantum state. Each electron must have a different set of quantum numbers n, l, ml और ms. ठीक है, so let me give you an example. For example, let's say अगर हमारे पास एक एटम है और लेट्स से हम उसकी चलें ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट शेल की बात कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 है, इसके लिए l 0 होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो ऑल फॉर दोज टू इलेक्ट्रॉन एम एल दोनों के लिए क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, एम एल की में कोई चेंज नहीं आएगा अनलेस कि एल की वैल्यू, चूँकि एम एल जो है वो -l से लेके l तक रन करता है, सो सिंस l इज़ 0 सो एम एल इज़ 0। देन एम एस जो है उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, +1/2 और -1/2। तो जो एन तो के शेल में यानी n इज इक्वल टू 1 में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होंगे, 1 0
0.5, और दूसरे के लिए क्या होंगे, दूसरे के लिए होंगे 1 0 0 और -1/2। यानी जो सेट बना क्वांटम नंबर्स का ये डिफरेंट हुआ, यानी दोनों के लिए ये डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी इसकी। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब n, फॉर एग्जांपल n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए सेम हो सकता है, हाँ l भी सेम हो सकता है, बट देन सम एट द एंड मतलब ms तक आते हुए आपके पास ऐसा होगा कि इनमें से कोई एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। और ऑफ कोर्स वो अगर n सेम है, l सेम है और फिर l से ml भी सेम है, तो ms ऐसा क्वांटम नंबर होगा जो कि उनके लिए डिफरेंट होगा। एक के लिए 1/2 होगा, दूसरे के लिए -1/2 होगा। तो ये यही कह रहा है कि जो आपके एक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एटम के अंदर किसी भी शेल में है, सो उसके जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं सारे 4 क्वांटम नंबर्स, इनमें से ये यूनिक होंगे या ये डिफरेंट होंगे देन द अदर इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी चारों के चारों क्वांटम नंबर जो है वो मैच नहीं करते होंगे, ठीक है, कोई एक डिफरेंट होगा। Pauli was led to the experiment principle by study of atomic spectra. The various state of an atom can be determined from its spectrum and the quantum numbers of these state can be inferred. तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है एटम की, जो स्पेक्ट्रा है एटम का, उसको स्टडी करके हमने ये मतलब ये उसका एविडेंस है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एविडेंस है। In the spectra of every element but hydrogen, a number of lines are missing that correspond to transition to or from states having certain combination of quantum numbers. For instance, no transition are observed in helium or from the ground state of configuration in which the spin of both electrons are in the same direction. सो अगर हम हीलियम का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हीलियम के स्पेक्ट्रा में हमें कहीं ये नहीं दिखा कि किसी ऐसे ग्राउंड लेवल से ट्रांजिशन हो रही हो जो कि फॉर इट बोथ ms वैल्यूज़ ऑफ ms इज़ 1/2, ठीक है, यानी दोनों सेम स्पिन को कोरिस्पॉन्ड कर रहे हों। बट वी डू सॉ द ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व टू और फ्रॉम दी अदर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि जिसमें कि 2 डिफरेंट जो है वो स्पिन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, इन स्पिन्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो सिंस ऐसी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं दिखी तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, ठीक है। सो अगर हम हीलियम का देखें, उसकी ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो उसकी ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में यानी n इज़ इक्वल टू 1, सॉरी, सो n इज़ इक्वल टू 1 स्टेट में है और l इज़ इक्वल टू 0 है दोनों के लिए। तो इसका मतलब है s ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये कि ms जो है वो एक के लिए 1/2 है और दूसरे के लिए जो है वो -1/2 है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको +-1/2 लिख दूँ, सो +-1/2 है। सो जैसे ये आपके पास है, तो अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगी, यानी दोनों जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक स्पिन अप के साथ और दूसरा स्पिन डाउन के साथ। ये s ऑर्बिटल है, n इज़ इक्वल टू 1 है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, सबसे पहले हम n लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हम लिखेंगे, चूँकि वो 1 है तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। फिर हम लिखते हैं l की वैल्यू, ठीक है, तो l यहाँ पर क्या है, s, ठीक है, l इज़ इक्वल टू 0 है तो s को कोरिस्पॉन्ड करे तो उसका सिंबल लिखेंगे 1s, और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 1s2 ये है हीलियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की लिखना चाहें तो वो क्या होगी, 1s1, ठीक है। और हमने ये देखा कि कैसे जो है वो फर्दर आप इस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप फर्दर लिखना सीखेंगे। अगर आप अफबाउ प्रिंसिपल जो है उसको देखें, हमने लास्ट टाइम आपकी बुक पे देखा भी था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिथियम का देखना चाहें तो उसके लिए क्या होगा। सो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए आपके पास होगा 1s2, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए l की 0 ही वैल्यू होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फॉर n इज़ इक्वल टू 2 आपके पास l जो है वो 0 होता है, 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 0 वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर 1 आएगी, तो अगेन आपके पास सेकंड में भी 2s आएगा, ठीक है। सो 2s और 1, ठीक है। सो इस तरह आप
अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, मैं एक और कराती हूँ और फिर मैं आपको जो है वो एक जो है आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दूँगी। तो लेट्स से हम सोडियम की कर लेते हैं, ठीक है। Na सोडियम, सोडियम जो है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो 11 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सबसे पहले आता है आपके पास 1s2, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 2s आएगा, ठीक है। 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर आपके पास अब अगर n=2 में देखें तो l की 2 वैल्यूज़ हैं ना, 0 और 1, ठीक है। l की 2 वैल्यूज़ हैं और 1 के लिए p होता है, ठीक है। तो p की भी 3 आपके पास जो है वो डायरेक्शंस हैं, px py pz, और हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फर्दर। तो मैं लिखूँगी 2 बेस्ड ऑन n और फॉर l=1 p, ठीक है, और इसको 6 लिखूँगी, ठीक है। फर्दर डाउन अगर हम इसको देखें तो ये 2px2 2py2 और 2pz2 होता है, लेकिन ओवरऑल p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का ऑर्बिटल है। और अब ये 10 हो गए और एक आपके पास रह गया, तो वो कहाँ जाएगा, n=3 में। तो n=3 के लिए 3 लिखूँगी और उसका फर्स्ट ऑर्बिटल s होगा, तो 3s1। सो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी सोडियम की। सो बहरहाल ये तो एक साइड बात थी। हमने पढ़ा है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वो ये कहता है कि हमने ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व नहीं की कि जिनके अंदर कोई किसी भी ऐसे लेवल से ट्रांजिशन हो जिनमें कि 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम हैं। हाँ, ऑपोजिट क्वांटम नंबर्स, ऑपोजिट स्पिन जो है ऐसे लेवल से ट्रांजिशन हुई है। सो देयरफॉर हम ये कहते हैं कि वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ दिस फाइंडिंग, ठीक है। ये जो भी हमारी फाइंडिंग है पर्सपेक्टिव लाइंस के बारे में कि क्वांटम नंबर सेम नहीं है, सो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ दिस फाइंडिंग, ठीक है जी। सो फर्दर हमारे पास टॉपिक है एक्सरे स्पेक्ट्रा, तो उसको देखते हैं हम। सो एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है ये आपके पास पेज नंबर 254 पे है, आई गेस जी, बाइजर में 254 पेज नंबर पे है। अच्छा, हमने इससे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा लाइमन सीरीज़ होती हैं, बाल्मर, पास्चन, ठीक है, ब्रैकेट, पफान, ये सारी सीरीज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो किस लेवल से किस लेवल में हो रही है। तो हमने कहा था सबसे पहले बाल्मर सीरीज़ डिस्कवर हुई थी जो कि विजिबल रीजन में फॉल करती है। उसके बाद फिर लाइमन, बाल्मर के बाद पास्चन, ब्रैकेट और सारी सीरीज़ डिस्कवर हुई जब हमने फर्दर दूसरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दूसरे रीजन्स हैं जहाँ पर इंफ्रारेड और एक्सरे रीजन हैं, उनके अंदर भी हमने ये डिस्कवर की लाइंस। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है ये पर्टिकुलरली उस लाइन स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन्स निकल रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट या आप कह लें कि n=1 में ट्रांजिशन कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स ये लाइमन सीरीज़ के जो हैं वो सारे फोटॉन्स हैं। सो n=2 2 3 4 5 से जब भी ट्रांजिशन फर्स्ट लेवल में होगी तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी फोटॉन्स होंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हाई एनर्जी के फोटॉन्स होंगे। और ये फोटॉन्स जो हैं यानी इनकी एनर्जी फॉल कर रही है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे रीजन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले गैमा रेज होते हैं, फिर एक्स रेज होते हैं, फिर यूवी लाइट होती है, फिर विजिबल होती है, ठीक है। सो एक्सरे रीजन में फॉल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फोटॉन्स जो हैं, वो किन इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से बनते हैं, किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट लेवल के अंदर जो ट्रांजिशन होती हैं इनसे निकलने वाले फोटोन जो है यहाँ एक्सरे रीजन के अंदर फॉल कर रहे हैं। सो हम इसको हम एटम का एक्सरे स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। यानी दे अराइज फ्रॉम द ट्रांजिशन टू इनर शेल, ठीक है। सबसे इनर शेल जो ट्रांजिशन है उससे ये निकलते हैं, तो यानी हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं। हमने इससे पहले कहता है कि एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ा था, हमने देखा कि एक्सरे जो है प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कि एक्सरे की प्रोडक्शन बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से उल्टा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो फोटोन आ रहे हैं और वो मेटल से टकराते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर एक्सरे की प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट मटेरियल के साथ जब टकराते हैं तो डीसेलरेट होते हैं, उनकी डीसेलरेशन से यहाँ से फोटोन निकलते हैं। सो यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। हमने देखा कि एक्सरे स्पेक्ट्रा में 2 तरह का स्पेक्ट्रा आपके पास आता है। एक तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, अगर आपको याद हो एक्सरे स्पेक्ट्रा वाली वीडियो, तो उसमें हमने देखा था कि 2 तरह का स्पेक्ट्रा है, कि एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, यानी आपके पास इस टाइप की
इस टाइप की मतलब जो है वो स्पेक्ट्रा है, जिसमें कि यहाँ पर इस रीजन में और इस रीजन में आपके पास हर एक वेवलेंथ का फोटोन आ रहा है। यहाँ पे आपके पास कुछ मिनिमम वेवलेंथ है। फिर आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है जो कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जिससे आप इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी इनिशियल ट्रांजिशन से के अल्फ़ा के बीटा लाइंस जो है वो आती हैं। तो ये हमने यानी एट उसके पढ़ा, जो भी मतलब जो भी एलिमेंट है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा डिफरेंट होगा और डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन जो है वो निकलेंगी। अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ये जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रा है ये उसी उसमें है कि यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर तो यानी दोनों करेक्टरिस्टिक पीक्स भी हमारे पास आ रही थी और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा भी आ रहा था। जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है एटम का उसके अंदर हम सिर्फ लाइंस को देखेंगे, ठीक है। दिस इज़ लाइन स्पेक्ट्रा और लाइमन सीरीज़ है बेसिकली ये। तो ये लाइंस होंगी, सीरीज़ होगी लाइंस की। तो यहाँ पे यानी कोई भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं होगा। हम ये ट्रांजिशन देख रहे हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ये भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन थी, बट देन इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी आ रहा था। अच्छा जी। So the transition of outer electron of an atom usually involve only few electron volts of energy, ठीक है। आउटर शेल की ट्रांजिशन होती हैं, जैसे मतलब ये फॉर एग्जांपल इसको देख लो, n=5 से लेके 4 तक ये जो ट्रांजिशन होगी कहता है कि ये फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। और इवन रिमूविंग एन आउटर इलेक्ट्रॉन एट मोस्ट रिक्वायर्ड दिस मच ऑफ एनर्जी। फॉर हीलियम फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। सच ट्रांजिशन अकॉर्डिंगली आर एसोसिएटेड विद फोटॉन्स हुज वेवलेंथ लाई इन नियर द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। विजिबल पार्ट जो है लेस एनर्जेटिक फोटॉन्स है। द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ heavier elements are a quite different matter because those electrons are not well shielded from the full nuclear charge। अच्छा, शील्डिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस है और उसके ऊपर यहाँ पे लेट्स से हम कुछ चार्ज ले लेते हैं कि 11 प्रोटॉन जितना चार्ज है, ठीक है। तो मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। 11 टाइम यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर लो। अब ये जो मतलब न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी और इंटेंसिटी से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, इसी तरह अगले शेल में जो है लेट्स से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उससे अगले शेल में एक और इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी और इंटेंसिटी से जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सभी इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसको ये डिफरेंट इंटेंसिटी से करेगा और इसके बिल्कुल सामने वाले को ये डिफरेंट इंटेंसिटी से करेगा जो बिल्कुल पास है, क्योंकि इस पास वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये तो अकेला इलेक्ट्रॉन है और बाकी इतना सारा ये पॉजिटिव चार्ज है। हाउएवर जो ये वाले अगले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए ये चार्ज कैसे फील होगा? उनके लिए चार्ज ऐसे फील होगा कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने इसका कुछ 2 पॉजिटिव चार्ज जो है उसको तो ख़त्म कर दिया, शील्ड कर दिया। इनको जो चार्ज दिखेगा वो चार्ज होगा ये 11 थे ना, तो अब इनको 9 प्रोटॉन जितना चार्ज दिखेगा। समझ आ रही है बात? इसी तरह अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये जो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने इस न्यूक्लियस के 11 पॉजिटिव चार्ज को शील्ड कर दिया, और ये क्योंकि 10 अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स ने ये 10 पॉजिटिव चार्ज शील्ड कर दिया। और अब आपको ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए सिर्फ कितना चार्ज बचा? 1 प्रोटॉन जितना चार्ज बचा। तो यानी ये कि जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को ऐसे देखते हैं कि यानी ओरिजिनल न्यूक्लियस के चार्ज नहीं देखते वो, क्योंकि अंदर उनके और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो इफेक्टिव चार्ज उसके बाहर निकलता है, यानी इनसे बाहर जो भी चार्ज है यहाँ पे नजर आएगा वो एक इफेक्टिव चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को आपस में कैंसिल करने के बाद जो चार्ज होगा वो ये वाला इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम इफेक्टिव चार्ज कहते हैं। और हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन इनर शेल की जो ट्रांजिशन है वो इसलिए भी ज़्यादा एनर्जी की है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम है, और क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा चार्ज न्यूक्लियस इसको ज़्यादा आप कह लो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा करीब है और उसको न्यूक्लियस का फुल चार्ज जो है वो फील हो रहा है, जबकि इसको लेस चार्ज फील हो रहा है न्यूक्लियस का, क्योंकि ये शील्डेड है बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दिस कैन बी इजीली रिमूव्ड। और इसीलिए इससे जो फोटॉन्स निकलेंगे वो लोअर एनर्जी के होंगे और जो यहाँ से फोटॉन निकलेंगे वो हाई एनर्जी के होंगे और वो एक्स्ट्रा रीजन में फॉल कर रहे होंगे।
इन सोडियम फॉर एग्जांपल कहते हैं 513 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नीडेड टू रिमूव आउटर मोस्ट 3s इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने सोडियम का ही ऑलमोस्ट ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना दी है कि आखिर वाला जो 3s इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए है 5.13 वोल्ट्स, जबकि whereas corresponding to figures for inner ones is 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2p के लिए। सो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कितनी चाहिए 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर 2s इलेक्ट्रॉन हमें जो चाहिए, अच्छा इसको मैंने एक ही ये एन एक ही मैंने ड्रॉ किया, लेकिन ये कि ऑर्बिटल तो ज़ाहिर है डिफरेंट होते हैं। एस ऑर्बिटल थोड़ा सर्कुलर होता है, पी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर n इज इक्वल टू 2 में ही आप पी ऑर्बिटल के लिए देखें तो वो इतनी है, और अगर एस ऑर्बिटल के लिए देखें तो और ज़्यादा हो गया है 63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर आप 1s इलेक्ट्रॉन के लिए देखें जो बिल्कुल इनर शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से आपको किसी को रिमूव करना हो तो आपको 1041 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। सो यानी जितना ज़्यादा आप एटम के अंदर वाले शेल से ट्रांजिशन करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और अगर वो ट्रांजिशन होती है तो मतलब आपने फॉर एग्जांपल आप कोई इलेक्ट्रॉन आया और उसने इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन के पास ये जो आया था कितनी एनर्जी होनी चाहिए थी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी, ठीक है, इसने इसको नॉकआउट कर दिया। अब क्या होगा किसी हायर एनर्जी हायर, चूँकि अब ये इनर शेल ही फिल नहीं है तो किसी भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये फिल होते हैं फिर ऊपर वाले फिल होते हैं। तो एटम एक्साइट हो गया ना, तो अब हायर शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको फिल करेगा। तो या तो वो n=2 से आ सकता है, n=3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है। तो उसके मुताबिक हम यहाँ से जो फोटॉन्स निकलेंगे उनको नाम देते हैं। तो यानी अगर मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और के तो ये शेल के था, ठीक है। ये आप इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सही से पता चलेगा हमें। सो ये हमारे पास के शेल है। तो यहाँ से हमने एक 10 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास आई और हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव कर दिया, यहाँ से इसको नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट भी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये उस फोटोन को या उस इलेक्ट्रॉन की इम्पैक्ट से ये किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाए, ठीक है, एक्साइट हो जाए एटम। तो जब वो डी एक्साइट होगा तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट वापस से अपने n=1 में आ जाएगा, बल्कि वो ऐसे ट्रांजिशन कर सकता है कि पहले वो इसमें आए, फिर मे बी वो इसमें आए और फिर फर्दर वो इसमें आए। या अगर आपने उस इलेक्ट्रॉन को टोटल नॉक ऑफ कर दिया यहाँ से, तो हायर लेवल से किसी भी लेवल से ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे नीचे वाले शेल को पहले फिल करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन इस तरह की पॉसिबल है कि लेट से एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल कर सकता है, तो इसको हम के अल्फ़ा जो है वो करेक्टरिस्टिक लाइन कहेंगे। इसी तरह अगर एम शेल से आता है तो के बीटा, और अगर एन शेल से आता है तो के गैमा, फर्दर अगर ओ से आता है तो के डेल्टा, और अगर ऊपर वाले से फर्दर आता है तो के एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास जो है वो सारी जो ट्रांजिशन है ये एक्स रे स्पेक्ट्रा कहलाती हैं, ये एक्स रे स्पेक्ट्रा कहलाती हैं। ये वाली जो ट्रांजिशन है जिसमें कि फर्दर ऊपर से n=2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, ये वाली ट्रांजिशन जो है वो लोअर एनर्जी के फोटॉन होंगे और ये बाल्मर सीरीज़ के अंदर फॉल कर रही होंगी। इसी तरह ये भी फर्दर और लो होंगे, ये और लो होंगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लो ये वाले होंगे, ठीक है। तो figure shows the energy levels not to scale of a heavy atom, the energy difference between angular momentum states within the shell or minor compared to what? To the energy difference between the shell, ठीक है, between the sub shells is like a minor difference, जबकि between shell यानी n=1 n=2 जो है उनकी। Together let us look at what happens when an energetic electron strikes an atom and knock out. So ये वही हमने सारा जो है वो देखा कि हमने अभी जो एनर्जी लेवल डायग्राम देखी उसमें यही सारी हमने बात डिस्कस की कि वो के सीरीज़ होगी वो जो एक्सरे रीजन में लाई कर रही है, ठीक है। फिर एल सीरीज़ ओरिजिनेट व्हेन, और एम सीरीज़ है, ठीक है, जब एम इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। तो बेसिकली के सीरीज़ से हम यहाँ पे कंसर्न है विच इज़ इनिशियल ट्रांजिशन, और वो जो है हमें एक्सरेज देती हैं। और अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहें तो के सीरीज़ में ये आपने जब बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसके बाद आपने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी, तो वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट द फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटॉन इज़ इक्वल टू दिस कांस्टेंट टाइम्स दिस। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर लेट्स से कि एल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस a nuclear charge of Ze that is reduced by an effective charge in the neighborhood, ठीक है, L
के है तो फिर एल है, और अगर आपके पास एल से ट्रांजिशन हो रही है तो वो नीचे जो चार्ज देखेगा, अगर के शेल से आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़रा रिमूव हुआ है तो आपके पास जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो Z-1 टाइम्स दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वो टोटल जेड चार्ज जेड तो आपके पास यानी एटॉमिक नंबर है ना, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन जितना चार्ज होता है, लेकिन अब वो Z-1 प्रोटॉन जितना चार्ज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उस एक चार्ज को क्या कर देगा, वो इफेक्टिव चार्ज होगा कि एक चार्ज को शील्ड कर देगा वो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन रह गया है के शेल में, तो वो जो एल शेल से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को इस तरह देखेगा। सो उसके लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें तो आपके पास यहाँ पे जो चार्ज है वो आ जाएगा जेड की बजाय Z² नहीं होगा, Z-1 का स्क्वायर होगा। तो ये वही वाला फार्मूला है जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। और फर्दर आप अगर n=2 से n=1 में देख रहे हैं तो ये आपके पास n फाइनल जो है वो 1 और इनिशियल जो है वो 2 आ जाएगा। सो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग का फॉर्मूला है ये वाला। और यहाँ से आप इधर वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास जो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल के आ रही है यहाँ पर वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे आप जेड वो जो भी आपका न्यूक्लियस होगा जिसके लिए आप पर्टिकुलरली, यानी हीलियम है तो उसके लिए, सोडियम है, जो भी आपका न्यूक्लियस है ये उसके लिए उसका जेड होगा, तो यहाँ पे वो जेड पुट करें। बाकी रिडबर्ग कांस्टेंट, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, तो आपके पास वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और या वो एनर्जी आ जाएगी जो कि कोरिस्पॉन्ड कर रही होगी उस के अल्फ़ा यानी एल से लेकर एम के एल से के की जो ट्रांजिशन है उसका जो फोटोन होगा वो एनर्जी आपके पास आ जाएगी। एनर्जी देखें तो वो एच टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ से निकाल ली है तो ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी। और सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करके, चूँकि अभी तक हमने जी सॉल्व नहीं किया तो जी ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि किस एटम की आप बात कर रहे हैं, तो ये जी वो वाला आप यहाँ पे रख के तो एनर्जी जो है वो निकाल लेंगे ऑफ दी फोटोन करस्पॉन्डिंग टू एल टू एम सॉरी एल टू के, ठीक है, जो के अल्फ़ा आपके पास एक्सरे होगा तो उसकी जो है वो एनर्जी आ जाएगी। सो दिस इज़ एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम।